Let us chant Om 3 times, followed by Shanti Mantra. Inhale for Om. 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 Asato ma sadgamaya. Tamaso ma jyotirgamaya. Mrityorma mritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Om lead us from unreal to real. Lead us from darkness unto light. Lead us from death to immortality. Om peace, peace, peace. Slowly you can open your eyes and be grateful as a student of yoga. Pram to all. थैंक यू हेमंत जी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनिंग से। कल हमने क्या क्या पढ़ा था, आप लोग में से स्टार्टिंग से मुझे बताएंगे। अच्छा, सबसे पहले बताएंगे ये हमारी कौन सी यूनिट है और इसमें क्या क्या टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। स्टार्टिंग वाली जो हमारी स्लाइड थी वो यही थी, तो बताइए, हैंड रेज करिए जो जो बताना चाहते हैं। बस प्रियंका जी बताएंगी और सब? संध्या जी और आइए सामने जल्दी से, साक्षी जी और किरण जी। वो सोच सोच के आप हैंड रेज कर रहे हो। हर्षलता जी, ठीक है। हर्षलता जी बताइए, कल हमने क्या क्या पढ़ा था, मीन्स हमने क्या क्या कवर किया था इसमें। मैम हमने डेफिनेशन देखा था इसमें, अलग अलग विलियम नॉर्मन का था, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का था, और उसके बाद फिर हमने मैसेज हम जो सेंड करते हैं, मतलब सेंडर के द्वारा, मतलब मैसेज जो हम सेंड करते हैं वो चैनल रिसीवर डिकोड होते हुए, फीडबैक होते हुए चैनल के थ्रू फिर से सेंडर के पास पहुंचता है, ये हमने पढ़ा था। मतलब कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल पढ़ा था। उसके बाद हमने फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था, जिसमें अपरिहार्य प्रणाली था, मतलब वन टू वे प्रोसेस था, सोशल एक्टिविटी था, कंटिन्यूअस प्रोसेस था, यूनिवर्सल था, और फॉर्मूलाज एंड इनफॉर्मूलाज था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन था, और ये सब पढ़ा था मैम। ठीक है, ओके। अब और कोई बताएंगे? हमने कम्युनिकेशन की कुछ मीनिंग, मतलब स्टार्टिंग में कुछ वर्ड्स पढ़े थे कि ये कौन सी भाषा से लिया गया है, वो क्या थे? हैंड रेज करिए। मेधा जी, रेणु जी। अच्छा, आप लोग कितने यहाँ पे? 30 के आसपास लोग हैं और हैंड रेज सिर्फ 6-7 इतने ही लोग कर रहे हैं, और सब आप लोग क्लास में नहीं थे कल? ठीक है, मेधा जी मुझे बताएंगी। मेधा जी। अब हमने दो देखे थे। पहला था कि वो लैटिन ओरिजिन से आता है जिसका कम्युनिस या कम्युनिकेयर करके मतलब होता है, और दूसरा देखा था कि फ्रेंच वर्ड से आता है जिसको टू शेयर या कम्युनिकेशन ऐसा हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। और
और उसके बाद हमने जो प्रोसेस पढ़ी थी, अच्छा मैं आप लोग को एक चीज क्लियर कर दूं, जो चैनल और मीडियम में हमें कंफ्यूजन हो रहा था ना कि चैनल और मीडियम अलग अलग है कि एक है, तो मैंने आज बहुत सारी जगह पे पढ़ा, बुक्स में भी पढ़ा, तो जो चैनल है और मीडियम है दोनों सेम चीज है। तो हम कहीं कहीं पे क्या होता है, उस मीडियम की जगह चैनल लिखा होता है और कहीं कहीं पे मीडियम लिखा होता है। ठीक है, तो अब आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये चैनल अलग है कि मीडियम अलग है। ठीक है, वो दोनों एक चीज है, और मीडियम और चैनल का दोनों का मतलब ये है कि हम कैसे अपने मैसेज को पहुंचा रहे हैं किसी को। ठीक है, और उसमें लैंग्वेज हमारा मीडियम, हम किस तरीके से पहुंचा रहे हैं, वो वर्बली नॉन वर्बली वो सब इसमें आ जाता है। ठीक है, थैंक यू कोई मैम कुछ फॉर द रिसर्च। ओके, ठीक है। और बताइए, और हमने क्या पढ़ा था प्रोसेस में? हमने एक और चीज पढ़ी थी, सेंडर को हम क्या बोलते हैं, एक और जो हमने नाम देखा था, एनकोडर। किसने बताया? नितिन जी। जी भाई। ठीक है, और रिसीवर को क्या बोलते हैं? डिकोडर। ये पूरी प्रोसेस एक बार कोई समझाइए मुझे, स्टार्टिंग से जो पूरी प्रोसेस है। मैं समझाऊं? हाँ जी, ठीक है। जी जी, सेंडर जो होता है वो अपना मैसेज किसी भी माध्यम से भेजता है। मीडियम हो सकता है, जिसको जैसे हमने कहा मीडियम और चैनल को हम एक ही समझ के चले अभी। कुछ कुछ जगह पे ये लेयर में डिवाइड हो जाता है, और बहुत सी जगह पे एक ही जगह पर एक ही समान रहता है। तो सेंडर ने यानी कि मैंने किसी भी तरह से अपना एक कम्युनिकेट करने के लिए अपना मैसेज भेजा, चाहे वो एक डांस में हो, कहने के लिए हो, या कोई एक्टिंग के थ्रू हो, कुछ भी, या मैंने कोई जर्नल दिया इन लाइक जर्नल साइट्स पे जो जर्नल्स होते हैं वैसा कुछ हुआ। इस तरह से किसी भी तरह से मैंने अपना मैसेज, मैंने अपनी बात वहां रखी। अब कम्युनिकेट तो हो गया कि मैंने दे दिया, एनकोड तो हो गया। अब डिकोड वो होता है जहां पे वो सामने वाला उसको समझता है, सुनता है, देखता है, और उस पे अपनी प्रतिक्रिया अगर देता है तो ही टू वे कम्युनिकेशन कहलाता है, और तभी कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। अगर वो नहीं देता है तो ये वन वे रह जाता है और ये कम्युनिकेशन नहीं कहलाता है फिर। और साथ साथ में उसको जब वो समझता है उस बात को, चाहे वो कॉल पे हो, मैसेज में बात समझ रहा हो, चाहे डांस देख रहा हो, चाहे किसी भी तरह से किसी फॉर्म में, अगर वो सामने लाइव में है तो वो जिस तरह से तालियां बजाते हैं वो एक तरह से कम्युनिकेशन हुआ दैट दे लाइव, या फिर वो उस चीज में हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमसे बात करके हमारी क्वेश्चंस का या हमारे मैसेज का या हमारे कॉल का रिप्लाई करके, इन अ वे लाइक कॉन्वर्सेशन। तो ऐसे हमें रिप्लाई करते हैं। तो वो एक कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होता है, और उसको डिकोड करना कहते हैं जब वो सेंडर को मिलता है, यानी कि आप तक अगर पहुंचा तो आप सेंडर हुए, आपने उसे समझा और उसे समझकर मुझे रिप्लाई करा, फीडबैक दिया। दैट कम्स टू द कंप्लीट साइकिल ऑफ अ कम्युनिकेशन। ओके, वेरी गुड। और कोई इसको शॉर्ट में और कोई बताएंगे? एक बार सबको क्लियर कर देंगे शॉर्ट। हाँ जी। सेंडर कोई भी एक व्यक्ति होता है जो एक मैसेज को इनकोड करता है। इनकोड का मतलब है जो सामने वाले को अपनी बात जो भी वो भेज रहा है उसकी भाषा में भेजे ताकि वो उसे समझ सके। इनकोड के बाद उसे किसी भी चैनल के माध्यम से उसे इनकोडर तक पहुंचाएंगे। इनकोडर जो होंगे वो उस भाषा को इनकोड करेंगे अपने हिसाब से ताकि वो उसे समझ सकें, और उसे समझने के बाद में वो उसकी प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देंगे, और वो बात फिर सेंडर तक आएगी और सेंडर उसको समझ पाएंगे कि हाँ जी मेरा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, उनका फीडबैक आ गया। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था मैम? जो नॉइस आते हैं बीच में, बैरियर्स आते हैं, वो भी हाँ, उसको हम देखेंगे, अभी आगे चलेंगे तो उसको हम देखेंगे। अभी एक हमें एक प्रोसेस को बस समझना है कि कैसे पूरा चलता है, पूरी प्रोसेस उसको हमें समझना है। वो बीच में जो बैरियर्स आते हैं उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, और हमने क्या पढ़ा था कल? फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़े थे ना कुछ? फीचर्स।
कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ, फीचर्स भी पढ़े थे, बताइए। इट इज यूनिवर्सल, it can be direct or indirect, there must be a common language, it must be based on mutual understanding। जनरल बात बहुत सारे पढ़े थे। ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था लास्ट में हमने एक और कुछ पढ़ा था, कॉन्टेक्स्ट मैंने बताया था। कॉन्टेक्स्ट आया था आप लोग को समझ में? जी मैम। हाँ जी, बताइए कोई। जिसे वो पीके का डायलॉग है, अच्छा वाला, अच्छा वो वाला। हाँ सही है। ठीक है, आप लोग को सबको समझ में आया? कॉन्टेक्स्ट क्या था, हम किससे हम बात कर रहे हैं और किस तरीके से बात कर रहे हैं, तो वो पूरा एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर आता है। ठीक है। यस मैम, आपने बताया था रिलेशन के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन करते हैं। हाँ जी, मतलब हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, तो हमें समझ आ जाता है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं किसी से। ठीक है, चलिए अभी हम नेक्स्ट करते हैं। और आप लोग को कल पीडीएफ मिल गया था ना, आगे भी उसमें था कुछ, किसी ने पढ़ा थोड़ा बहुत कुछ? हम लोग को पीडीएफ नहीं मिला। किसको नहीं मिला पीडीएफ? मैम हमको। आप ग्रुप 9 और 10 में नहीं हो क्या? नहीं मैम मैम, ग्रुप अभी कुछ प्रोविजनल में है बस अभी डॉक्यूमेंट तक। इशू की वजह से अभी नहीं ऐड किए हैं। सर बोले ऐड कर देंगे, तब तक तो मैम भेज दीजिए, इसीलिए कुछ रिवीजन भी नहीं हो पाया और ज्यादा नोट नहीं कर पाए। अच्छा, तो नोट तो आप क्लास में कर पाए होंगे, क्लास ली थी हाँ आपने जी, कल? वही है मैम, जो क्लास में हम नोट कर पाए थोड़ा बहुत करके, क्योंकि स्लाइड होता है थोड़ा सा अपना बताते हैं जो आप बोलते हो वो वाला। लेकिन जिस तरह से आपने समझाया और जो एक आपकी स्लाइड होती है वो जल्दी रिवीजन करवा देती है। अच्छा, तो अभी जिसके जो है ग्रुप में, वो आप उनसे किसी से बात कर लो और वो आपको सेंड कर देंगे, ऐसा कर सकते हो। जिस आप लोगों में से जो कोई है ग्रुप में, आप कोई एक अपना नंबर यहाँ पे दे दो मैसेज में, वो आपसे ले लेंगे फिर, जो ग्रुप में नहीं है अभी तक। हेमन जी, आप अगर आप हैं तो आप नंबर अपना शेयर कर दीजिए, तो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे व्हाट्सएप के थ्रू। हाँ, आप यहाँ पे मैसेज में शेयर कर सकते हो नंबर, या फिर आप लोग हो ही जाओगे जल्दी ऐड तो। ठीक है, इन्होंने कर भेज दिया। थैंक यू। ओके, तो मैं अब शेयर कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग बोल देना बीच में, क्योंकि अभी उसके बाद मुझे स्क्रीन शेयर नहीं दिखेगी। ठीक है, कुछ टीचर्स की तो दिखती रहती है मैम, स्क्रीन भी दिखती है और उनकी पीडीएफ भी दिखती है। मैम आप लास्ट में कंटेंट वाला क्या बता रहे थे? एक्चुअली कल की क्लास लास्ट वाली मेरी नेटवर्क इशू के कारण सही वो नहीं हो पाई थी। अच्छा अभी देख लेते हैं उसको, अभी देखेंगे हम। मैं तो आप लोगों को दिखूंगी, लेकिन मुझे आप लोग नहीं दिखोगे, ऐसा बोल रही हूँ मैं। देखिए, कल हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे। ठीक है, अभी हम आते हैं फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन पे। ठीक है, तो फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? Communication help in the flow of knowledge from one person to another through the process of sending a message and receiving response। संचार क्या है? संचार एक माध्यम है विचारों को, ज्ञान को एक दूसरे तक पहुंचाने का। ठीक है, ये क्या है? कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा माध्यम है जो हमारे थॉट्स को, हमारे ज्ञान को, नॉलेज को एक दूसरे तक पहुंचाता है। और देखिए क्या लिखा है इसमें, प्रोसेस ऑफ सेंडिंग अ मैसेज एंड रिसीविंग रिस्पॉन्स, और फिर आपको एक रिस्पॉन्स देता है।
ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ बता रही हूँ, उसके बाद आप मुझे कुछ रिस्पॉन्स दोगे, या फिर आपने जो अभी रिस्पॉन्स दिया कल का पढ़ाया हुआ मेरे क्लास का, आपने जो रिस्पॉन्स दिया, तो यही जो पूरी प्रोसेस है, यही है कम्युनिकेशन। ठीक है, ये इसका फंक्शन हुआ। उसके बाद है इट इज इसेंशियल फॉर लर्निंग, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। ये किस लिए जरूरी है? संचार जरूरी है कुछ सीखने, प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए। ठीक है, अगर कम्युनिकेशन नहीं होगी तो हम कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। हम कैसे सीखते हैं? हम पूरे एनवायरनमेंट से सीखते हैं, अपने फ्रेंड्स से सीखते हैं, फैमिली से सीखते हैं। किसके थ्रू सीखते हैं? हम कम्युनिकेशन के थ्रू सीखते हैं। जैसे कोई वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू, या फिर कोई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू। जैसे हमने आज तक कभी स्टार्टिंग में, जैसे हम बच्चे होते हैं तो हमें कोई लैंग्वेज नहीं पता होती, लेकिन हम सीखते हैं कैसे? कम्युनिकेशन के थ्रू। जैसे हम अपने पेरेंट्स को बोलते हुए देखते हैं तो हम उनसे ही सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो वही सीखना, प्रशिक्षण, कौशल विकास, इन सब के लिए क्या जरूरी है? कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इन सब के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग द गोल्स एंड टारगेट्स सो दैट दे कैन बी अचीव्ड इफेक्टिवली। मतलब कम्युनिकेशन अपने लक्ष्य को, गोल्स को संप्रेषित करने में मदद करता है ताकि वो प्रभावी ढंग से हासिल किए जा सके। मतलब हम कम्युनिकेशन से अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को पाने में ज्यादा, मतलब हमें मदद मिलती है उससे। जैसे अभी हम पढ़ पा रहे हैं, एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख पा रहे हैं कि हमें नेट जेआरएफ करना है, या हमें अपने एग्जाम्स क्लियर करने हैं, कुछ भी। तो हम अपने गोल्स को एक दूसरे से जब हम बातें करते हैं, शेयर करते हैं अपने लक्ष्य को, गोल्स को, तो हमें वो मदद करती है। कम्युनिकेशन हमें मदद करती है। एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखना हमें मदद करता है हमारे टारगेट्स और गोल्स को अचीव करने में। ठीक है, अचीव्ड इफेक्टिवली, हम ज्यादा अच्छे से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्पॉन्स विच इज वाइटल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस शोज वेदर द कन्वे मैसेज इज अंडरस्टूड प्रॉपरली और नॉट। तो जो जवाब है, जैसे हमने कल बात की थी फीडबैक की, तो जवाब एक महत्वपूर्ण हिस्सा है संचार का, जिससे पता चलता है कितनी समझ विकसित हुई है। जैसे अगर मैं आपसे कुछ जो हमने कल पढ़ा उसके बाद मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे तभी तो समझ आएगा जब आप मुझे आंसर्स करोगे। आज आप लोगों ने मुझे आंसर करे तो मुझे समझ में आया कि ठीक है, आप लोग को ये चीजें समझ में आई, जितना कल हमने पढ़ा था वो आपको समझ में आया। ठीक है, तो रिस्पॉन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस का। ठीक है, कि हमने क्या समझा और क्या नहीं समझा, हमारी कितनी समझ विकसित हुई। तो इससे ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हमें कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा, मुझे उधर से कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा, तब मुझे समझ आएगा कि हाँ, मैं कुछ सही से पढ़ा पा रही हूँ या मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है it helps in understanding emotions, hopes, desires, feelings and expectation of other person। क्या यह अन्य व्यक्तियों की भावनाओं, आशाओं, इच्छाओं, भावनाओं और अपेक्षाओं को समझने में मदद करता है। कम्युनिकेशन क्या करता है? हेल्प करता है हमें दूसरों की भावनाओं को समझने का, दूसरे की आशाओं को, इच्छाओं को, अपेक्षाओं को समझने का। जैसे आप मुझे कुछ बताओगे, आप मुझसे कुछ शेयर करोगे, तो मुझे समझ आएगा कि हाँ, आपको इस चीज में मेरी हेल्प चाहिए, या फिर मैं समझ पाऊंगी कि आपको किस चीज में मेरी हेल्प चाहिए, या किस चीज में मैं आपको सपोर्ट कर सकती हूँ। मीन्स हमारी भावनाओं को, इच्छाओं को, इन सबको समझने के लिए कम्युनिकेशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और कम्युनिकेशन से ही हमें समझ आता है किसी को किस चीज की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद है कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर मोटिवेशन।
हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, इसका उपयोग हम प्रेरणा के लिए भी किया जा सकता है। प्रेरणा देने के लिए अगर हम किसी को प्रेरित करते हैं। अच्छा हाँ, मैं वो तो भूल ही गई, कल जिन जिन का नेट जेआरएफ का रिजल्ट आया है, कितने बच्चे हैं यहाँ पे अभी? हेलो, कोई है यहाँ पे जिन जिन का कल नेट जेआरएफ का रिजल्ट आया है? हैंड रेज विजिबल नहीं होता है मैम को, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ आप बोल सकते हो, मुझे ऐसे विजिबल नहीं हो रहा है मैसेज। अच्छा, जिन जिन के भी जिन जिन का भी क्लियर हुआ है उनको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ। और आपको इस तरीके से हम इनको जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको हम प्रेरित कर सकते हैं कि हमने आपने यहीं से कोचिंग करी और अभी आपने नेट जेआरएफ क्लियर किया है, ठीक है। और आप सबको बधाइयों के साथ साथ नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी से आप अपनी अच्छे से तैयारी करो, अभी बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया, उसका बहुत अच्छा मतलब आपको फायदा मिलेगा कि आप अभी से नेक्स्ट के लिए तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर मोटिवेशन। अब हम इसको एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि हम प्रेरित भी कर सकते हैं किसी को कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद है इट इज क्रूशियल फॉर प्रिजर्विंग कल्चर एंड पासिंग ऑन इट्स वैल्यूज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। यह संस्कृति को संरक्षित करने और उसके मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है कि हमारी संस्कृति कैसे एक दूसरे में जाती है, जैसे किसी का कुछ बिजनेस होता है तो वो कैसे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहता है, क्योंकि हम कम्युनिकेशन के थ्रू हम देखते हैं अपने पेरेंट्स को जो करते हुए, हम उसको ही सीखते रहते हैं, ठीक है। और फिर आगे हम उसको ही उस काम को ही पूरा करते हैं। तो वही कम्युनिकेशन हेल्प करता है हमारी अपनी संस्कृति को प्रिजर्व करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए और आगे हमेशा बढ़ाते रहने के लिए, ठीक है। उसके बाद है इट कैन इम्प्रूव और deteriorate a situation, the consequence depend upon how the message is interpreted। तो यह किसी स्थिति को सुधार या बिगाड़ सकता है, परिणाम इस बात पर निर्भर करते हैं कि संदेश की व्याख्या कैसे की जाती है। तो जैसे मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया था कि हम कम्युनिकेशन के थ्रू किसी भी एक सिचुएशन को सुधार भी सकते हैं और किसी एक सिचुएशन को बिगाड़ भी सकते हैं। जैसे अगर हमने किसी एक बात को गुस्से में बोल दिया, ठीक है, तो उससे वो पूरी सिचुएशन जो सिचुएशन है अभी वो पूरी चेंज हो सकती है, वहां पे झगड़ा भी हो सकता है या फिर सामने वाला भी गुस्से में बोलेगा तो पूरा सब कुछ मतलब सब जो सिचुएशन है वो बिगड़ जाएगी, ठीक है। वहीं कोई आराम से बात करता है, कुछ भी बहुत बड़ी भी प्रॉब्लम है, कोई झगड़ा भी हो रहा है, तो अगर हम आराम से बात करते हैं, किसी को समझाने वाली बात करते हैं, तो हम वो सुधार भी सकते हैं, ठीक है, उस सिचुएशन को हम सुधार भी सकते हैं तब। तो जो कम्युनिकेशन है वो इसका यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है कि आप किसी भी सिचुएशन को वहां सुधार भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। वो निर्भर करता है हमारी कम्युनिकेशन टेक्निक पे, हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम अपनी संदेश को मैसेज को कैसे पहुंचा रहे हैं किसी के पास, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ मैक्रो फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के कुछ मैक्रो फंक्शंस क्या है, ये इसलिए मैं लेके आई हूँ क्योंकि आजकल क्या है बहुत टेक्निकल वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है, नहीं तो हमें इतना फंक्शन से भी समझ आ जाएगा कि क्या क्या कम्युनिकेशन के क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या उसके काम है, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है कुछ टेक्निकल वर्ड्स आ जाएंगे तो आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे ये इसका फंक्शन है कि नहीं है ना, क्योंकि हमने तो एक सेंटेंसेस में उनको पढ़ा है, बस समझा है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि इमोटिव फंक्शन, तो इमोटिव फंक्शन मतलब भावनात्मक कार्य, जैसे हम अपने आप से बात करते हैं, हम जैसे
किसी चीज में बोलते हैं ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ऐसे हम किसी चीज को सोच के बोलते हैं, या अपने आप से खुद से बात करते हैं ना, हम बीच बीच में अपने आप से बात करते हैं, किसी चीज को सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था या ऐसा क्यों हो गया, भगवान जी को बोलते हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो ये जो है इमोटिव फंक्शन, भावनात्मक कार्य जो है, ये कम्युनिकेशन का ही एक फंक्शन है, ठीक है। तो इसको, इन वर्ड्स को हमें याद रखना है, इमोटिव फंक्शन। जैसे अगर मतलब इमोशन ट्रांसफर करना, मतलब शेयर करना इमोशन, हाँ, कम्युनिकेशन उससे भी हो हम सकता है, दूसरे से हाँ भी जी, हो सकता है। हाँ दूसरे से भी हो सकता है, मतलब एक ये एग्जाम्पल दिया है कि हम इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं इमोशनली, ठीक है। मैम तो ये इमोटिव जो है वो सिर्फ मतलब जब हम गॉड से बात करते हैं या पर्सनली तभी, या नहीं 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 नहीं, हम किसी और से भी बात कर सकते हैं। देखिए बस आपको ये समझना है इसमें कि जैसे एग्जाम, अगर एक क्वेश्चन आता है कि कम्युनिकेशन के क्या क्या फंक्शंस है, ठीक है, और उसमें ये सब फंक्शंस आ गए, तीन चार इसमें आ गए, तीन आ गए और एक कुछ अलग से दे दिया, कुछ भी फंक्शन दे दिया, ठीक है, तो हम समझ पाएंगे कि कम्युनिकेशन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। नहीं तो हम अगर हम इन चीज को नहीं समझेंगे तो हम इन वाले जो ऐसे वर्ड्स है, टेक्निकल वर्ड्स है, उनमें हम उलझ जाएंगे कि इसका मीनिंग क्या होगा या ये होगा कि नहीं होगा। तो इमोटिव फंक्शन को बस इस तरीके से समझना है आपको कि कम्युनिकेशन को हम यूज करते हैं किसी भावनात्मक कार्य को करने में, या किसी कैसे भी अपने इमोशंस बांटने में, किसी और से बांटने में, या अपने आप से ही बातें करने में, इस तरीके से हम कम्युनिकेशन को यूज करते हैं, ठीक है। मैम वो सैड और हैप्पी दोनों हो सकता है ना? हाँ कुछ भी हो सकता है, इमोशंस में क्या आएगा, हमारा सब आता है इमोशंस में, हमारा एंगर, हैप्पी, सैड, ये सारी चीजें जो आती है ये सब इमोशंस में आती है, ठीक है। इसको बस आपको ऐसे ध्यान रखना है कि ये सब काम हो सकता है कम्युनिकेशन के। ओके, क्लियर हुआ आप लोग को ये? यस मैम। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्टिव फंक्शन। जैसे किसी कम्युनिकेशन का क्या काम होता है, निर्देशात्मक कार्य, मतलब हम कम्युनिकेशन के थ्रू किसी को निर्देश दे सकते हैं, किसी को आदेश दे सकते हैं। जैसे इन्होंने बोला है एग्जाम्पल, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, ठीक है। या फिर हम किसी भी तरीके, जिस भी तरीके से हम किसी को बोलते हैं, किसी को हम बोलते हैं कि मुझे एक ग्लास पानी दे दो प्लीज, किसी को हम बोलते हैं कृपया मुझे एक ग्लास पानी दे दो, या फिर एक गिलास पानी लेके आओ। ऐसे जिस तरीके से भी हम आदेश या निर्देश जो भी देते हैं, तो वो सब क्या है, कम्युनिकेशन का ही फंक्शन है, डायरेक्टिव फंक्शन है ये, मतलब निर्देश देने वाला फंक्शन, ठीक है। अच्छा, आप लोग इसके नोट्स बना रहे हो ना मेरे साथ साथ जो मैं बोल रही हूँ? यस मैम। हाँ जी, क्योंकि ये मैंने बहुत छोटा लिखा है, ये नहीं तो बहुत बड़ा हो जाता है ये, अगर मैं पूरा लिखने बैठती इसको तो ये बहुत बड़ा हो जाता। तो इसका मैंने एक मीनिंग लिखा है और एक एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है। तो आप लोग साथ साथ में नोट करते रहना, मैं देख सकती हूँ, कभी भी आपके नोट्स भी देख सकती हूँ बीच में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि आपको नोट्स भी साथ साथ बनाते रहने हैं, ठीक है। क्योंकि हम हमेशा जो सुनते हैं वो हमें याद नहीं रहती चीजें, हमें बीच बीच में उसको रिवाइज भी करना पड़ता है, नहीं तो फिर आपको फिर से देखनी पड़ेगी, क्लासेस देखनी पड़ेगी। तो कुछ कुछ चीजें लिखते रहना आप अपनी लैंग्वेज में, जैसे भी आपको समझ आए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं साथ साथ, बहुत बड़े नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फैटिक फंक्शन। फैटिक फंक्शन क्या होते हैं, जैसे हम किसी को संबोधन कैसे करते हैं, देखो इसको लिख लेना आप, मैंने ये ऐड नहीं किया है इसमें। जैसे हम किसी को संबोधन कैसे करते हैं, जैसे मैं स्टार्टिंग में आके बोलती हूँ प्रणाम ऑल ऑफ यू, या आप लोग गुड इवनिंग, या जो भी आप बोलते हैं हेलो हेलो। जैसे हम क्या करते हैं, जब हम माइक में स्टार्टिंग में माइक में बोलते हैं तो कैसे हम चेक करते हैं माइक को,
मतलब हमें पब्लिक में एक संबोधन करना है, हमें कुछ भी बोलना है, एक मैसेज देना है, तो हम स्टार्टिंग में कैसे करते हैं, जैसे प्रणाम बोलेंगे, हेलो हेलो, ओम, या जो भी हमें बोलना होता है, तो स्टार्टिंग में हम वही बोलते हैं। तो ये क्या है, फैटिक फंक्शन। ये भी कम्युनिकेशन का एक फंक्शन है कि हम किस तरीके से किसी को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है आप लोग को ये? यस मैम। जी मैम। नेक्स्ट हम चलते हैं पोएटिक फंक्शन। तो जैसे ये है पोएटिक फंक्शन, मतलब काव्यात्मक समारोह। तो इसमें क्या है, जैसे हम किसी चीज को, हम कम्युनिकेशन कैसे, जैसे हम पोइट्री बोलते हैं, तो पोइट्री कैसे होती है कि कुछ वर्ड्स को, आपने जैसे पोएम्स देखी होगी ना, वर्ड्स को चेंज कर देते हैं, या फिर वो उनकी एक अलग ही तरीका होता है। पोइट्रीज का एक अलग तरीका होता है, पोइट्रीज कभी ऐसे सेंटेंसेस में नहीं होती, या फिर पोएट्री का कोई एक ये नहीं होता कि इसी तरीके से लिखना है। जैसे किसी सेंटेंस का पूरा एक वो होता है ना कि हमें पहले नाउन वर्ब ऐसे ये सब लगाना है, लेकिन पोएट्री का ऐसा कुछ नहीं होता है ना। पोएट्री का मतलब ही होता है कि एक उसकी एक वो बन पाए, बोलते हैं ना, लय बन पाए, है ना, बस ऐसा ये होता है पोएट्री में। तो पोएटिक फंक्शन होता है, कम्युनिकेशन के क्या होते हैं, पोएटिक फंक्शन होते हैं। मतलब हम कम्युनिकेशन को कैसे कर सकते हैं, एक पोएटिक वे में, काव्यात्मक रूप में भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका, एक सेकेंड आप लोग लिख लेना इसको। जैसे एक हम बोलते हैं अशोका द ग्रेट, ठीक है, लेकिन हम अशोका द ग्रेट ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एक पोएटिक वे में जा रहा है ना। नहीं तो हम बोल सकते हैं द ग्रेट अशोका, हम ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं, अशोका द ग्रेट, है ना। तो ये क्या है, एक पोएटिक वे में जा रहा है, मतलब ये एक अच्छा लग रहा है कि हाँ इसकी एक लय बन रही है, तो इसलिए हमने क्या बना, ये क्या है, पोएटिक फंक्शन है, कम्युनिकेशन का पोएटिक फंक्शन है ये। और हम समझ भी जाते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं इसको, है ना। हम हर एक चीज में ये नहीं देखते, जो पोएट्री वाली चीजें होती है, कि इसका कुछ मतलब बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बस हमें वो एक समझ आ जाता है, हम समझ जाते हैं उसको, और एक क्या बोलते हैं उसको, एक लय जो हमें बस समझ आए और हमें सुनने में अच्छी लगे, है ना। तो ये फंक्शन भी कम्युनिकेशन का है। तो हम इसका एग्जाम्पल आप लिख लेना, मैं ऐड करके दे दूंगी बाद में जब आपको पीडीएफ दूंगी। द अशोका द ग्रेट हम बोलते हैं, ठीक है, इसको आप समझ जाओगे फिर। उसके बाद आता है रेफरेंशियल फंक्शन, संदर्भात्मक कार्य। जैसे हम किसी को रेफरेंस करते हैं, कि जैसे हम रिसर्च में ही मान लो आप लोग, हम रेफरेंस देते हैं कि ये रिसर्च यहाँ से हुई है, ये इसके ऑथर है, या फिर हम किसी भी तरीके से जो हम रेफरेंस वाला काम करते हैं, संदर्भात्मक कार्य, वो भी हम कम्युनिकेशन के थ्रू करते हैं। जैसे मैं आप लोग को कुछ बता रही हूँ, ठीक है, तो मैं कैसे बता रही हूँ, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि मैं ये देख के आई कि ये चैनल और मीडियम कहाँ क्या होता है, और ये मैंने आपको एक रेफरेंस दिया कि मैंने बुक्स से देखा या फिर मैंने गूगल से देखा। तो ये क्या है, ये भी एक कम्युनिकेशन का फंक्शन है कि मैं एक रेफरेंस आपको दे पा रही हूँ, ठीक है। तो रेफरेंशियल फंक्शन भी कम्युनिकेशन का ही एक फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कॉन्टेक्चुअल फंक्शन। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहे हो क्या? आई थिंक मैम किसी का बस अनम्यूट हुआ है। ओके, म्यूट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं कॉन्टेक्चुअल फंक्शन। तो कॉन्टेक्चुअल, जैसे अभी हमने समझा था, कॉन्टेक्चुअल फंक्शन क्या होता है, जैसे हम किसी को एक कंटेक्स्ट में बोलते हैं। जैसे हम कुछ चीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, तो एक हम बोलेंगे स्टार्टिंग में कि ठीक है हम क्लास शुरू करते हैं, या फिर हम कोई फंक्शन को हम शुरू करने वाले हैं, तो हम ठीक है, हम उस तरीके, मतलब हम हर एक जगह के अकॉर्डिंग
लोगों के अकॉर्डिंग हम अपने कम्युनिकेशन को किसी को बताते हैं या अपने कम्युनिकेशन को कंप्लीट करते हैं, उसको करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देना भी बोल सकते हैं क्या? एग्जाम्पल के थ्रू बताना कोई बात को, या कुछ इंसिडेंस ऐसा हो गया उससे रिलेटेड करके किसी चीज को एक्सप्लेन करना। कॉन्टेक्चुअल में? हाँ नहीं, कॉन्टेक्चुअल में होगा जैसे मैम की कुछ ऐसी घटना या कुछ ऐसा वो हो गया जिससे कोरिलेटेड करके हम सामने किसी और को बता रहे हैं, ये हो सकता है। नहीं, कॉन्टेक्चुअल का मतलब देखो क्या है। कॉन्टेक्चुअल का मतलब ये है कि हम किस सिचुएशन में किन लोगों के सामने हम किस तरह की बात करेंगे, ठीक है। तो ये होगा कॉन्टेक्चुअल फंक्शन। जैसे अभी मैं क्लास में हूँ, ठीक है, तो क्लास में मैं आप लोगों के साथ कैसे बात करूंगी? एक फॉर्मल वे में बात करूंगी। अगर आप नॉर्मल, अगर कोई मेरे फ्रेंड्स है तो मैं उनसे उस तरीके से बात करूंगी, ठीक है। या फिर मेरी फैमिली है तो मैं उनसे उस तरीके से बात करूंगी। तो क्या है, कम्युनिकेशन का एक कॉन्टेक्चुअल फंक्शन है कि हम किस जगह पे है, किन लोगों के साथ है, तो उसी तरीके से हम ढल जाते हैं, उसी तरीके से हम बातें करते हैं। ये है कॉन्टेक्चुअल फंक्शन, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोग को ये? बहुत अच्छे से नहीं हुआ मैम। अच्छा, और किसी को पता है? साक्षी जी, कोई एग्जाम्पल दे सकते हो आप लोग? मैम जैसे अगर हम हॉस्पिटल में रहेंगे तो हम जोर से बात नहीं करेंगे, तो वो कॉन्टेक्चुअल हो गया कि वो प्लेस को लेके हमारी बात डिफर करेगी। या रूम में छोटे बच्चे रहेंगे तो हम कोई चीजें नहीं बोलते या रिफ्रेन करते हैं, तो वो भी कॉन्टेक्स्ट को लेके आएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल। और कोई? देखिए, इन्होंने सही बताया कि हम जैसे हमें पता चले, हम अगर हॉस्पिटल में है मान लो, ठीक है, तो हम तेज तेज से बात नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे बात करेंगे, हम कुछ ऐसी बात नहीं करेंगे, है ना, कि किसी को वहां पे परेशानी हो। या फिर हम स्कूल में है तो हम उस तरीके से ही रहेंगे। टीचर्स बच्चों के साथ अलग तरीके से रहेंगे, टीचर्स के साथ एक अलग उनका होगा, ठीक है। और अपनी फैमिली के साथ उनका अलग होगा। मतलब हर किसी के साथ कम्युनिकेशन फॉर्मल इनफॉर्मल बोल सकते हैं मैम। हाँ, फॉर्मल इनफॉर्मल आप ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हो इसमें कि हम ऐसा तो नहीं कि कंटेस्ट में यानी संदर्भ से बात करना, जिस कॉन्टेस्ट का मीनिंग तो कंटेस्ट का वो भी हो सकता है ना कि कुछ बात चल रही है तो उस कंटेस्ट को लेके ही बात करना, कुछ और हाँ नहीं। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ आप लोग को। लाइक अ टॉपिक कि ये टॉपिक क्या चल रहा है, लाइक दैट। हाँ जी, हाँ जी मैम जैसे इसको एक एग्जाम्पल, जैसे एक सेंटेंस है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तो इसको मैं, इसके दो कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं। एक तो मैं किसी को गुस्से से बोल सकती हूँ तुम मेरी चिंता मत करो, और एक मैं ऐसे आराम से कि तुम चिंता मत करो। मतलब ऐसे इसके दो कॉन्टेक्स्ट निकल सकते हैं, तो वो हो सकता है ना। हाँ ठीक है। देखिए, आया समझ में आप लोग को? यस मैम। पर मैम अगर हम बोलेंगे क्लियर कि नहीं वो हुआ। कोई चीज के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, तो अगर वो कोई चीज के कॉन्टेक्स्ट में होगा तो वो रेफरेंशियल बन जाएगा ना, वो कॉन्टेक्चुअल नहीं रहेगा। जैसे अभी किसी ने बोला कि कोई चीज के संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं तो इट विल बिकम रेफरेंशियल, वो कॉन्टेक्चुअल कैसे रहेगा? अच्छा ठीक है, जिनको समझ में एग्जैक्टली मैम मैं यही बोलना चाह रही थी कि जैसे आपने पहले रेफरेंस की बात की और अभी कॉन्टेक्चुअल की बात हो रही है, तो दोनों तो सिमिलैरिटीज ही हुए ना एक तरह से। नहीं, देखिए, रेफरेंस की बात मैं क्या बोल रही हूँ। रेफरेंस मतलब हम किसी को मतलब हम ऐसे बोल रहे कि जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया कि मैं ये चीज यहाँ से पढ़ के आई, ठीक है। मैंने आपको ये कम्युनिकेट करा कि मैं ये चीज यहाँ से पढ़ के आई, ये मैंने एक रेफरेंस दिया। अब कॉन्टेक्चुअल क्या है? कॉन्टेक्चुअल मैं किस तरीके से आप लोग को बता रही हूँ। अब मैं आपको तो बता रही हूँ एक वे में, मतलब एक पढ़ने वाले वे में कि हम कैसे, क्या होता है कम्युनिकेशन का मतलब। लेकिन जैसे मान लो अब मैं अपनी फैमिली को किसी चीज को समझाने जाऊंगी तो मैं
इस तरीके से उनसे नहीं बात करूंगी, मैं उनसे नॉर्मली अपना जो मेरा वे है बात करने का, मैं उस तरीके से बात करूंगी। तो हर एक जगह पे हर एक इंसान का एक अलग अलग जो वे होता है कम्युनिकेट करने का, वो होता है कॉन्टेक्चुअल फंक्शन। समझे ये आप लोग? मैम जो नहीं इंग्लिश मैम, वाले मैम इसका टर्म्स है ना वो थोड़े एम्बिगुअस है, मतलब पर अगर आप उसको हिंदी में पढ़ो तो अच्छे से समझ में आ जाता है। बट इसमें ना बुक में लिखा हुआ है, जो केएस प्रधान वाले में लिखा हुआ है कंटेक्सचुअल फंक्शन के बारे में, इट इज अबाउट द टोन। हम किस टोन में बात कर रहे हैं, किस टोन में हम रिप्लाई कर रहे हैं, किस टोन, हमारा टोन क्या है। लाइक अच्छा, अच्छा, हम एक अच्छा को कितने गुस्से से भी बोलते हैं, कितने प्यार से भी बोलते हैं, और बहुत हंस हंस के भी बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ टोन के ऊपर कह रहे हैं, इट फैसिलिटेट्स द क्रिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट। इट सेट्स द टोन। फॉर एग्जाम्पल, राइट, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग नाउ। ऐसे। ठीक है, तो आप जो जो मैंने बताया उसका मतलब यही है। अच्छा, आप लोग को क्या समझ में आ रहा है, पहले आप ये बताओ। मैम पिकी का वो डायलॉग ही परफेक्ट एग्जांपल है। कॉन्टेक्चुअल और इमोटिव भी तो सेम हो गया ना फिर। फीलिंग्स जो है हमें किसी के लिए चेंज हो गई इमोटिव है। तो हो गया, इट्स अबाउट आवर इमोशंस की, मेरी फीलिंग्स क्या है रिगार्डिंग कि हाँ, मुझे अच्छा आप लग रहा है, लोग बुरा लग इन रहा है, अपने सबको आप को मिक्स ओपन मत करना। करो, इन सबको आप मिक्स मत करो। ये सारी चीजें, हाँ, इनमें बहुत कम कम डिफरेंस है, लेकिन इन सब में डिफरेंस तो है। ठीक है, देखो वो भावनात्मक बात है, वो हम कैसे बात कर रहे हैं, अपने इमोशंस कैसे दिखा रहे हैं, वो वाली बात हुई। ठीक है, यहाँ कॉन्टेक्चुअल बात हुई। जैसे उन्होंने बोला कि हेमंत जी जो आंसर कर रहे हैं, हेमंत जी बताइए, आप एक बार समझाओ उसको जो आप बता रहे हो। हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? मैम आई कैन आंसर। हम्म ओके मैम, ये जो कॉन्टेक्चुअल है इसमें जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि टोन हमारी चेंज होती है हर जगह बात करने की, ये टोन के ऊपर भी आ जाता है। और फिर जैसा अभी आपने बताया कि हम हर व्यक्ति के साथ, हर जगह पे, हर रिलेशन के साथ अलग अलग तरीके से बात करते हैं। जैसे कि जब मैं अपने घर में हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ बात करती हूँ तो वो मेरी टोन अलग होती है, वो मेरी बात करने का तरीका अलग होता है। जब मैं अपनी सिस्टर से बात करती हूँ तो मेरा एक फ्रेंड जोन होता है। जब मैं, वो टोन मेरा अलग होगा, हो सकता है मैं उसे थोड़ी बदतमीजी से या इस तरह से थोड़ी गाली गलौज भी आजकल कर लेते हैं, तो ये तरीके भी होता है। बट जब मैं अपने स्कूल जाती हूँ पढ़ाने के लिए, वहां पे मुझे अपने स्टूडेंट से बिहेवियर थोड़ा अलग रखना पड़ता है। बड़े बच्चों से थोड़ा हम नॉर्मल वे में बात कर सकते हैं, बट छोटे बच्चों को बहुत पोलाइट होके बात करनी पड़ती है। 6-7 क्लासेस के बच्चे जो है, वहाँ पे मेरी टोन जो है वो डिफरेंट हो जाती है। फिर जब मैं वापस कोई ऐसा फंक्शन है जहाँ पे मुझे ऑर्गेनाइज करने जाना है, वहां मेरी टोन डिफरेंट होती है। जब मुझे योगा क्लास करानी है, वहां मेरी टोन अलग होती है, वहां मेरा तरीका बात करने का अलग होता है। इसका ये है। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप लोग को समझ में आया, जिन जिन को समझ में नहीं आ रहा था? यस मैम, समझ में आ गया। वो इजी जी ने टोन बोला तभी क्लियर ही हो गया। अच्छा ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना सबको? किसी और को प्रॉब्लम नहीं है ना कुछ? नो मैम, आ गया समझ में। नो मैम, क्लियर हो गया। आशीर्वाद जी का एग्जाम्पल बहुत अच्छे से हो गया तो। जी ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं ह्यूरिस्टिक फंक्शन। इसमें क्या होता है? अनुमानी कार्य। जैसे एक बार मैं इसको पढ़ देती हूँ। हियर वी यूज लैंग्वेज टू गेन नॉलेज, learn and explore the environment. A child use language to learn. This may be in the form of questions and answer or the kind of running commentary that frequently accompanies children's play. जैसे अनुमानी कार्य मतलब क्या? एक कमेंट्री जो चलती है, इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है कमेंट्री। जैसे कोई भी क्रिकेट मैच होता है, उसमें क्या होता है? कमेंट्री करने वाले होते हैं ना, वो कमेंट करते रहते हैं कि ये होने वाला है, अभी ये होने वाला है, ये होने वाला है। ये क्या है? ह्यूरिस्टिक फंक्शन, मतलब वो एक अनुमानी कार्य। कम्युनिकेशन कैसे? अनुमानी कार्य भी
इसका एक फंक्शन है। मतलब हम एक अनुमान भी उससे लगाते रहते हैं और उसको कम्युनिकेशन की फॉर्म में हम कम्युनिकेट करते हैं, तो शेयर करते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल आप लोग को समझ में आई है, कमेंट्री। कमेंट्री से शायद आप लोग को क्लियर हो जाएगा ये। हेलो, यस जी। मैम। मैम ये वेदर भी हो सकता है ना, जो वेदर का अनुमान लगाते हैं वो भी। हाँ हाँ, अनुमान लगाना मतलब इसका यही मतलब है। ठीक है, एकदम क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। अगर और कुछ किसी को क्लियर नहीं है तो अभी बता दीजिए, नहीं तो हम कल एक बार पूछ लेंगे, उसके बाद और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। मैम जो यहाँ पे बुक में था, आप पढ़ रहे थे क्वेश्चन आंसर जो होता है, ह्यूरिस्टिक इज लाइक अ अनाउंसमेंट टाइप, जैसे एयरपोर्ट घर पे अनाउंसमेंट टाइप होती है, ऐसा कुछ? हाँ, ह्यूरिस्टिक मतलब जैसे कमेंट्री, जैसे आप बस कमेंट्री को इसमें समझो कि कमेंट्री क्या होती है। वो कि हाँ ये करने वाले, छक्का लगने वाला है, चौका लगने वाला है, जो भी वो बोलते रहते हैं ना। एक कमेंट मतलब एक अनुमान जो लगा लगा के वो बोलते रहते हैं, कम्युनिकेट करते रहते हैं, शेयर करते हैं अपनी जो भी उनकी पास्ट नॉलेज है या पास्ट एक्सपीरियंस है, उसको वो उससे उसके थ्रू वो हमें बताते रहते हैं कि ये होने वाला है, ये हो सकता है अभी ये। मैम ये जो कमेंट्री होती है, मैम ये अनुमान जो होता है वो सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे हम कमेंट्री भी करते हैं तो अगर उन्होंने कहा कि छक्का लगने वाला है, पर होता है कभी कभी वो छक्का नहीं भी लगता है, तो ये एक अनुमान है। ये हाँ। अनुमान करेक्ट नहीं भी हो सकता है कभी कभी। जैसे वेदर रिपोर्ट भी आती है और बोला जाता है कल बारिश होगी, पर जरूरी नहीं कि कल बारिश हो जाएगी, कल हाँ बारिश जी, नहीं होती है। हाँ वो तो एक ये अनुमान है, वो बस एक बता रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है इन एडिशन देयर कैन बी सम मोर फंक्शंस। तो सबसे पहला है इन। आपको ना इन की जो मैंने मतलब ये जो वर्ड्स है, आपको ये वर्ड्स याद रखने कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है या फिर रेफरेंशियल का मतलब क्या होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैम हाँ जी। ह्यूरिस्टिक में आप जो बुक में पढ़ रहे थे, जैसे क्वेश्चन आंसर जो है, हम्म जैसे इट इज अ वे टू गेन नॉलेज, जैसे ही पता चला, तो यहाँ पे तो कुछ अनुमान नहीं था। क्या क्या बोल रहे जैसे हो? क्वेश्चन आंसर से नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो ये जो आप बुक में पढ़ रहे थे, तो वो तो यहाँ पे कुछ अनुमान जैसा कुछ नहीं था। एक सेकेंड, क्या बोल रहा? वी यूज लैंग्वेज टू गेन नॉलेज, learn and explore the environment. A child use language to learn. This may be in the form of questions and answers or the kind of running commentary that frequently accompanies children's play. अच्छा, ये शायद कुछ इस तरीके से इन्होंने दिया है इसका एग्जाम्पल कि जैसे बच्चे बच्चे कोई गेम खेल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें उनका जो मतलब उनके कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे या फिर वे किस तरह से कमेंट्री करेंगे, मतलब कुछ इससे रिलेटेड है। ये मैं एक बार क्लियर करूंगी, लेकिन इसका अभी आप बस इतना ही क्लियर रखो कि कमेंट्री इसमें एग्जाम्पल है। ठीक है, जी। हाँ, इसको जो ये क्वेश्चन आंसर है ना, इसको मैं एक बार देखूंगी। ठीक है, जी। क्या बोलना चाह रहे हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फिर खत्म हो जाएगी हमारा। हाँ, डेनोटेशन। ठीक है, डेनोटेशन इसका मतलब होता है संकेत। जैसे रेफर्स टू द लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड, द डिक्शनरी डेफिनेशन, फॉर एग्जांपल स्नेक। तो जैसे हम एक डिक्शनरी में हम क्या देखते हैं, स्नेक को, स्नेक के डेनोटेटिव मीनिंग्स दिए दिए हुए रहते हैं, मतलब एक संकेत दिए हुए रहते हैं क्या, कि वो स्केली स्केली होता है, लेगलेस होता है, venomous reptile having a long tapering cylindrical body and found in most tropical and temperate region। तो अगर हमें ये सब चीज दे दी जाएगी तो हम समझ ही जाएंगे कि ये स्नेक होगा, है ना। हम एक मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं। हम किसी इंसान को समझाने के लिए हम क्या करते हैं कि वो
लंबी सी है, पतली सी है, हम इस तरीके से समझाते हैं, ठीक है, तो हम एकदम से समझ जाएंगे अच्छा ये इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डेनोटेशन क्या होता है, मतलब संकेत, ठीक है। तो अगर जैसे कोई क्वेश्चन आता है कि हमें कोई कुछ कुछ वर्ड्स दे दिए और उसके बाद हमें पूछा कि ये डेनोटेशन है, कोनोटेशन है, आगे हम पढ़ेंगे ये पूरे तीनों। तो डेनोटेशन क्या है, एक संकेत के रूप में हमें कुछ कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं और हमें निकालना होता है कि इसका एग्जाम्पल क्या है या ये किस में फिट बैठता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डेनोटेशन, संकेत के रूप में जब हम किसी चीज को समझते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ ये? जी। उसके बाद है कोनोटेशन, मतलब अर्थ। The other hand refers to the association that are connected to certain words or emotional suggestion related to the word. जैसे हम स्नेक को कैसे एक उसका क्या अर्थ निकालते हैं, डेंजर, मतलब वो भयानक होगा, एविल, है ना। इस तरीके के जो हम वर्ड्स निकालते हैं या उनको जानते हैं, स्नेक को हम एक इस तरीके से जानेंगे कि वो भयानक ही होगा, ठीक है, वो डेंजरस ही होगा। तो ये जो वर्ड्स आएंगे इसको हम बोलते हैं कोनोटेशन, ठीक है। हम जैसे किसी एक चीज को देख के हमें खुशी होती है, ठीक है, तो हम उसके लिए एक वर्ड निकाल देंगे कि हम इससे खुश होंगे किसी भी एक चीज से, या फिर हमें इसको देख के दुख होता है या हमें इससे डर लगता है। जैसे किसी को क्या होता है, छिपकली से मान लो किसी को डर लगता है, तो वो उसके लिए डेंजरस होगा, है ना, किसी के भी लिए। तो उनके लिए क्या अर्थ निकलेगा, उसका एक छिपकली का क्या अर्थ निकलेगा, डेंजर, डेंजरस। तो उसको क्या बोलेंगे, इस चीज को हम बोलते हैं, जो एक चीज को सोच के, आपको एक ऑब्जेक्टिव को सोच के कुछ एक वर्ड दिमाग में आता है डेंजर, तो उसको हम बोलते हैं कोनोटेशन, ठीक है। और वहीं जब हम इतनी सारी चीजें सोच के जब एक चीज दिमाग में आती है, उसको हम बोलते हैं, जैसे ये है स्नेक, इतनी सारी चीज बोली गई, उसके बाद हमें दिमाग में आया अच्छा ये स्नेक होता है, तो हमें इसको बोलते हैं डेनोटेशन, ठीक है। डेनोटेशन और कोनोटेशन, समझ में आया ये? जी। ठीक है। नेक्स्ट है असिमाइली या उपमा। हम किसी चीज को एक उपमा दे देते हैं। इन अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्टिव्स, use a word like as or like to connect them. Like if for example if you say my boyfriend is like a typhoon in the house, ठीक है, इसमें ये क्या बोल रहे हैं कि अपने बॉयफ्रेंड को एक तूफान से रिलेट कर रहे हैं कि जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो एक तूफान की तरह है घर में, ठीक है। तो इसमें क्या, ये एक उपमा दे दी, ठीक है। आपने किसी एक इंसान को एक उपमा दे दी कि जैसे हम किसी को बोलते हैं कि जैसे हम कुछ भी दे देते हैं ना कि कोई बहुत ज्यादा परेशान करने वाला, इरिटेट करने वाला इंसान होता है कि इरिटेटिंग है, ऐसे हम कुछ एक उपमा दे देते हैं उनको, है ना, एक कंपेयर कर देते हैं उस चीज से उसको, ठीक है। तो इसमें ऐसे एक बॉयफ्रेंड को टाइफून से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, कि ये दोनों एक जैसे है, कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। यही एक दूसरा है रूपक, मेटाफोर is a similar to a simile except that a metaphor compares two dissimilar objects without using a word like as or like. इसमें क्या है, उन्होंने क्या is like a typhoon ऐसा इसमें बोला गया, ठीक है, उपमा में। लेकिन मेटाफोर में यह रूपक जिसको हम बोलते हैं, इसमें बोला गया my boyfriend is an angel, ठीक है। उसको क्या दे दी, एंजल की उन्होंने एक रूपक, जैसे ये हम हिंदी में पढ़ते थे अलंकार, रूपक अलंकार, तो ये वही है कि हमने उसको एक उपाधि दे दी कि वो माय बॉयफ्रेंड इज एन एंजल, ठीक है, या फिर माय मोटरसाइकिल इज अ बॉम्ब ऑन व्हील्स, ठीक है। यू आर क्रिएटिंग मेटाफोर, ये क्या है, मेटाफोर्स है। और उपमा क्या है, हम जिसमें लाइक एज लाइक, मतलब वो उसके तरीके का है, और यहाँ पे सीधा बोल दिया कि वो है ही वो, ठीक है, माय बॉयफ्रेंड इज एन एंजल,
ठीक है, ऐसा बोल ही दिया इसमें। और इसमें क्या हो कि वो उसके तरीके का है, इज लाइक टाइफून इन। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉनोटेशन है, मतलब हम किसी एक वर्ड से किसी एक चीज को हम जान जाते हैं। जैसे स्नेक को हम एक डेंजर के तौर पे जानते हैं, वैसे ही डेनोटेशन क्या होता है, हमने बहुत सारे कुछ कुछ चीजें बताई उनके बारे में और हम समझ गए कि हाँ ये स्नेक होगा। ठीक है, समझ आया आपको ये चारों चीज? जी। सबको समझ आए? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अच्छा, कल एक और चीज किसी ने पूछी थी और फिर मैंने बोला था कि आप लोग देख के आना इसको। क्या था वो, याद है किसी को? नॉइस और बैरियर के बीच में डिफरेंस था। नहीं, एक और कुछ था, किसी ने पूछा था वो कि जानवर कम्युनिकेशन। जानवरों के बीच का जो कम्युनिकेशन था वो तो हो गया था क्लियर, चैट क्या में हुआ? भेज दिया था मैंने, टेक्सटाइल हाँ कम्युनिकेशन जी, था। टैक्टाइल, हाँ जी। क्या? टैक्टाइल जो कल ही मतलब क्लियर हो गया था, सर सही कह रहे हैं, कल ही वो मैसेज में क्लियर हो गया था, एनिमल टू एनिमल कैसे कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन मैं मैसेज नहीं देख पाती ना, आप मेरे बारे में भी सोच लिया करो। सॉरी। कोई बात नहीं, ठीक है। एक मैंने ना एक क्वेश्चन भेजा है चैट में, अगर पता है तो एक बार उसका आंसर दे दो, मैं कई बार देख चुका हूँ, उसे हुआ नहीं मेरे से। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से संप्रेषण किसके हस्तांतरण और समझने के संदर्भ में होता है? ये इंग्लिश में होगा क्या आपके पास? हाँ, मतलब ये बोल रहा है कि कम्युनिकेशन है जो, उसमें हम जो शेयर करते हैं वो क्या शेयर करते हैं दूसरे व्यक्ति से। थॉट्स, अवधारणाएं, मतलब इसमें कॉन्सेप्ट। विचार होगा ना? विचार, अवधारणाएं क्या होता है? एक बार मुझे बता दो। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट, ओके। और शब्द और अर्थ, ठीक है। तो इसमें विचार ही होना चाहिए। वैसे तो चारों चीजें होती है, लेकिन अप्रोप्रिएट मुझे इसमें विचार लग रहा है कि हम थॉट्स को शेयर करते हैं कम्युनिकेशन में। इसका आंसर क्या है, आपको क्या मिला है इसका आंसर, या फिर आपने क्या किया है इसमें? मैम मेरे को भी लग रहा है कि आइडिया शेयर होते हैं एक दूसरे से, लेकिन यूजीसी इसका आंसर ये नहीं बता रही। आंसर की मैं उसका आंसर सी दे रखा है, तो सी? मैं, हाँ जी। शब्द? नहीं नहीं, मीनिंग मीनिंग। अर्थ, अच्छा। अच्छा, इसका अर्थ दिया हुआ है, ठीक है। इसको एक बार मैं क्लियर कर लेती हूँ। निम्नलिखित में से, ठीक है। आपने कब का क्वेश्चन देखा हुआ है गौरव जी? आपने ये क्वेश्चन कब का देखा हुआ है? इस बार का आया हुआ कह रहे हैं या पुराना कोई है? पुराना क्वेश्चन है जी, ये 2019 बैच का है। ठीक है। और ये आपने ऑनलाइन चेक किया था या किसी बुक में से देखा आपने? नहीं नहीं, ऑनलाइन था जी, ऐसे ही एक लिंक आया हुआ था, उसमें से निकाला था, बाकी तो आप ठीक थे, क्वेश्चन गलत था। तो इसका मुझे भी यही आंसर लग रहा है, तो आप एक बार वर्ड से रीचेक कीजिए समझना, आंसर वाइज। तो समझना तो अर्थ ही होता है ना, ऐसे लगा सकते हो। बाकी क्वेश्चन देखो, सच बताएं तो हिंदी में इतना समझ नहीं आ रहा। मे बी इंग्लिश में होता तो शायद हम वहां तक पहुंच पाते हैं जो आप हमसे पूछना चाह रहे हैं या डिस्कस करना चाह रहे हैं। दूसरा, आई थिंक आप एक बार फिर भी रीचेक कीजिएगा लिंक वाइज कि ये क्वेश्चन का आंसर पक्का सही यही वाला है। हाँ, क्योंकि वहां पे गलत भी हो जाता है बहुत बार। लेकिन ठीक है, हम एक बार इसको देख लेंगे, सब लोग इसको देख के आएंगे एक बार, ठीक है। ठीक है, ठीक है गौरव जी, हम इसको देख के क्लियर कर लेंगे एक बार। आज की क्लास हम खत्म कर रहे हैं यहीं पे। और आज जो जो हमने पढ़ा है उसको पढ़ के आना आप कल, फिर हम कल स्टार्टिंग में उसको ही देखेंगे, ठीक है।
मैम लेकिन कैसे देखिए, इनका क्वेश्चन जो है वो हिंदी में है और कॉपी तो हो नहीं रहा, तो ले कैसे? गौरव जी आप इसको उसमें भेज देना ग्रुप में। ओके ओके, अभी मैम ट्रांसलेटर एक कैन क्वेश्चन था, कंफर्म। कम्युनिकेशन में एक्चुअली बुक्स नहीं है हमारे पास, तो कम्युनिकेशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं, मतलब किस टाइप से पूछे जाते हैं? कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी, अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। अभी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो प्रीवियस क्वेश्चंस है या फिर बुक्स में जो है वो मैं कराऊंगी आप लोग को, ठीक है? ठीक है, चलिए आज कौन कराएंगे प्रेयर? कौन कराएंगे, जल्दी से आओ। सब जा रहे हो क्लास छोड़ छोड़ के? बताओ जल्दी से कौन कराएंगे प्रेयर? बिना वीडियो के मैं करा सकती हूँ। ठीक है, कराइए। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथों को जोड़ लें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवर्मुनीनं पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। हाथों को घर्षण करें, अपने आंखों पे लगाएं।